Dear students, we will focus on concept of rotational motion, और ये आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि रिजिड बॉडी मैकेनिक्स से रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का डिस्कशन हम लोग इसमें कवर करेंगे. ओके, जो डिस्कशन जो बच्चे आते हैं हमारे पास में अगर देखा जाए तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी. ओके, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो बेटा मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट चलूंगा. रिजिड बॉडी का मतलब क्लियर है सबको क्या होता है कि अगर आप कोई बॉडी लेते हैं और आप उससे फोर्स अप्लाई करिए और एक अच्छी लिमिट में भी आप फोर्स अप्लाई कर दें तो उसमें अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, आपने फोर्सेस उस पर लगाए और ये फोर्सेस चारों तरफ से इस बॉडी को प्रेस कर रहे हैं. ओके, ये फोर्सेस बॉडी को प्रेस करते हैं और सर यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है. तो आपने बोला कि सर ये आपने एक बॉडी ली, सर इसमें डिफॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है. सर डिफॉर्मेशन नहीं पॉसिबल का मतलब अगर इसमें कोई भी दो पॉइंट लोगे ए और बी तो आप ध्यान से ना, जरूर इनके बीच का कुछ गैप होगा. जब आप डिफॉर्म कर रहे हो तो श्योरली ए और बी के बीच का गैप अगर चेंज हो जाता तो डिफॉर्मेशन होता. तो यहाँ पे एक तरीके से ए बी की वैल्यू क्या है बच्चे, फिक्स. तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या आ गया कहीं ना कहीं कि सर ऐसी बॉडी जिसमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स कोई भी दो पॉइंट की डिस्टेंस की बात की जाए वो डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए. ना केवल ए बी के बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा, अगर आप यहाँ पे एक और पॉइंट लोगे, लेट्स से आपने सी पॉइंट लिया और बी सी पूछा तो सर बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी नहीं चेंज होगा. तो ना सर ए बी चेंज होगा, ए बी कांस्टेंट रहेगा आपके फोर्स से, बी सी भी नहीं चेंज होगा और ना ए और सी पास आने वाले हैं. तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल भी क्या रहेगा, ये थीटा भी फिक्स रहेगा. अब बॉडी कैसा भी मोशन करे, आपकी शेप साइज बेटा इंटेक्ट रहनी चाहिए. इस तरह की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सिंपली रिजिड बॉडी. अब अगर मैं बेटा बात करूं, यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से. जब आप रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो एक बात पक्की होगी, अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल is fixed or remain unchanged irrespective of the force applied is called a rigid body. Clear? अब बात आती है बच्चे कि अगर मुझे रिजिड बॉडी की पढ़ाई करनी है तो रिजिड बॉडी को पढ़ने का बच्चे सबसे अच्छी तरीका क्या होता है भाई, आपको देखना पड़ेगा उसमें किस तरह के मोशन पॉसिबल है. सर अगर मैं रिजिड बॉडी का एग्जांपल लूं बच्चे तो एक डिस्क ले लेता हूं, है ना. तो ये बच्चे आपने यहाँ पे एक डिस्क ली, ठीक. ये डिस्क बेटा आप लेते हैं यहाँ पे, ये पूरा सॉलिड बॉडी है. अगर मान लीजिए ये बॉडी आपके इस तरीके से यहां से आके शिफ्ट होते हुए ऐसे चले, है ना, मैं और बना देता हूँ, और ये जो पॉइंट ए था वो यहाँ पे रहे, या ए था तो ए बिल्कुल स्ट्रेट चलता जा रहा है, बी यहाँ पर है बच्चे, बी इस तरीके से आ रहा है, फिर बी यहाँ पे आ गया, तो इसका इस तरीके से मोशन है. क्लियर? तो आप ध्यान से देखना क्या हो रहा है, किसी भी मोमेंट पे एक सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, सेम. अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हो सबके लिए सेम हो,
तो इस तरह के मोशन को हम लोग बेटा सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? और टेक्निकली अगर सबकी वेलोसिटी सेम होगी तो सेंटर मास की वेलोसिटी भी यही आएगी। तो VA लिखिए या VB लिखिए, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट सबकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, सेम होगी। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। कोई पूछे सर इस सिनेरियो में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे हर पार्टिकल की एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि सबकी वेलोसिटी सेम है इसलिए सबकी स्पीड सेम, सिग्मा m लिखा तो mv स्क्वायर बाय 2। टेक्निकली इस तरह के मोशन की काइनेटिक एनर्जी हम हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं और वेलोसिटी किसकी होती है, vcm की आती है। क्लियर? तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चे आपकी। ये कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। सेकंड बच्चे डिस्कशन आया आपके पास यहाँ पर कि अगर मान लो ये डिस्क में लेता है बच्चे इस तरीके से, है ना, ये डिस्प्ले, और आप इस डिस्क को क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट फिक्स कर देते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे मान लीजिए ये डिस्क है, ये बच्चे आपने डिस्क लिया यहाँ पर, और इस डिस्क को आपने क्या कर रखा था सर, ये एक्सिस ली और उसके बाद टर्न कर दिया। सर इस केस में अगर ध्यान से देखिए तो इस बॉडी पे डिस्क जो होगी बच्चे, एक बॉडी पार्टिकल नहीं कई सारे पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल अलग अलग रेडियस में टर्न ले रहा होगा। ऑब्वियसली सबके लिए अगर देखा जाए तो सबका पाथ कैसा होगा बच्चे, सर्कुलर होगा। अगर मैं इस सिनेरियो में तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछूं डिस्क की कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर मैं हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा और उन्हें ऐड करूंगा, क्योंकि सब के सब सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं तो v की वैल्यू r ओमेगा आ जाएगी। और इसमें से क्योंकि सब सेम स्पीड से टर्न कर रहे हैं, है ना, सबकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम, कोई धीरे फास्ट नहीं चल रहा है, ओमेगा सबका सेम होगा, टाइम पीरियड सबका सेम होगा, स्पीड हाँ जो जितना दूर होगा उतना वो फास्ट होगा, लेकिन ओमेगा सेम है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया और एक टर्म आता है सिग्मा एम आर स्क्वायर। सिग्मा एम आर स्क्वायर एक ऐसी चीज है जिसको हम किसी सिस्टम के लिए आई बोलते हैं। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई। तो अगर हम पूछे सर इस केस में काइनेटिक एनर्जी हो गई सर हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आप सेंटर और मास के अबाउट घूम रहे थे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तीसरी बात आती है बेटा, कोई पूछे यहाँ पे भाई और कोई मोशन भी पॉसिबल है। सो तीसरा मोशन बच्चे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी व्हीकल की बात करिए, ये आपने व्हीकल लिया बेटा, है ना, व्हीकल के टायर्स की बात करी, सो उसमें से इस तरीके से उसमें टायर्स थे, ये आपने बच्चे पूरा बना के दिखा दिया, है ना, इस तरीके से। अब ये जो सिस्टम है बच्चे रोल करता हुआ आगे जा रहा है। अब अगर ये रोल करता हुआ आगे जा रहा है, सोच सकते हो ना कार में असली तो होता है ना, तो अगर तुम बात करोगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इस बार काइनेटिक एनर्जी 2 आएंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चे ये 2 परपेंडिकुलर बट साइमल्टेनियस मोशन है, बॉडी घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। आगे जा रही है इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी सेंटर के पास हाफ एम स्क्वायर, और घूम रही है तो बॉडी के पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बहुत अच्छे से तसल्ली से लिखिए, ये होता है हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ एमवीसीएम स्क्वायर। हम बाद में चल के डिटेल में देखेंगे कि भाई यहाँ पे कैसे हमारे पास डिस्कशन आता है, पर हाँ रोटेशन में केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर आपका दोनों है तो हाफ एमवीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगा। अब इसमें जो अगला डिस्कशन आता है बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबने पढ़ा होगा। अगर मैं सिंपल से पॉइंट्स पे चलूं, ये हमारी थ्योरी का ऐसे बड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, डिस्कशन 1 था, ठीक है। डिस्कशन 2, ठीक, डिस्कशन 2 में हम किस पे फोकस करेंगे, रोटेशनल इनर्शिया पे। अगर मान लो बच्चे मेरे पास ऐसी एग शेप बॉडी है यहाँ पर, है ना, ये मान लीजिए इस तरीके से बच्चे आपने बॉडी बनाई और आप इसको क्या करना चाहते हो, घुमाना चाहते हो। सबको पता है बेटा कि ये बॉडी कुछ इनर्शिया ऑफर करेगी, इस बॉडी के पास कुछ इनर्शिया होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई, प्यार से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। जिसके पास आई ज्यादा होगा उसको घुमाना मुश्किल, घूम गई तो रोकना मुश्किल। जैसे मास था वहां पे ट्रांसलेटरी मोशन में जो इम्पोर्टेंट मास की थी, रोटेशनल मोशन में वही इम्पोर्टेंस आई की होती है। अगर मैं पूछूं आई कितना होता है, तो पार्टिकल के लिए आई एम आर स्क्वायर होता है,
ओके, आपसे अगर कोई सिस्टम के लिए आई पूछे तो सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है, ये डिस्क्रीट के लिए आएगा ऑब्वियसली। अगर आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम होता है। और ऐसे आप कई सारी बॉडीज का लिखते हैं, और जब आप सारी बॉडीज का सेंटर के अबाउट आई निकाल लेते हैं तो एक आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, तो आई पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है। और दो एक्सिस अगर बॉडी के प्लेन में हो तो आई जेड प्लस आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई आता है। ठीक है, अगर मैं उसी हिसाब से बच्चे आपसे एक सवाल पूछूं कि सर मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर था, है ना, ये बच्चे आपने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ये लाइन बनाई आपने, ये बच्चे आपके पास स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये स्क्वायर लिया बच्चे आपने, ये पूरा एक स्क्वायर लैमिना है, मतलब इसके अंदर पूरे में मास है, एक स्क्वायर प्लेट है ना। जैसे मान लो हम लोग जिस प्लेट में खाना खाते हैं बीच में ऐसा नहीं खाली है, ये पूरी की पूरी प्लेट बेटा आपने यहाँ पर बना दी, ठीक है। सो यहाँ पे पूरे में आपके पास मास दिया गया था, तो इस तरीके से आ रहा है, क्लियर। अगर प्लेट का मास बता दूं और इसका साइड लेंथ बता दूं तो सबको क्लियर है बच्चे, सेंटर ऑफ मास और प्लेन के परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है बेटा एम ए स्क्वायर बाय 6, क्लियर। अब आपसे बच्चे बोला गया था एक ऐसी एक्सिस जो इसके पेरिफेरी से पास कर रही हो, वर्टेक्स पे कॉर्नर से जा रही हो और 45 डिग्री पे आती हो। इस एक्सिस का नाम अगर ए प्राइम है और साइड लेंथ बच्चे कितनी है स्क्वायर की, ए दिख रहा है, और स्क्वायर का मास कितना है m, तो बताइए आई ए प्राइम की वैल्यू क्या होगी। लगे हाथ आपको ये बताना है। के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट, जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन बताया जाता है तो अबाउट एक्सिस बताया जाता था, अबाउट ए प्राइम। बताइए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू और आई ए प्राइम की वैल्यू क्या होगी। तो एम ए स्क्वायर बाय 6 कैसे आया, तो रेक्टेंगल के केस में अगर देखोगे तो अगर सेम एक्सेस होती बेटा इस तरीके से, तो एक मिनट होल्ड करिए, अगर रेक्टेंगल होता है बच्चे तो रेक्टेंगल के केस में अगर पूछो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप रेक्टेंगल लीजिए, ये ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, और सर इसके डायगोनल से पास करने वाली डायगोनल जहां कट करेंगे और प्लेन के परपेंडिकुलर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। साइड के केस में से स्क्वायर है तो दोनों साइड सेम हो जाएंगे, तो एम स्क्वायर बाय 6 आएगा। अब बच्चे इसको अगर मैं z बोलूं तो क्या आपको लगता है यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइंस हम सोच सकते थे, तो एक डायगोनल बच्चे ये आ गया मेरे पास, ये डायगोनल बेटा है मेरे पास, दिख रहा है, ठीक, ये डायगोनल आपका सेंटर से पास करेगा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन सोच सकते हो, दोनों डायगोनल स्क्वायर के केस में 90 डिग्री पर होते हैं, आप चाहो तो इनका नाम x और y लिख सकते हो, तो आई एक्स प्लस आई वाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्लियर है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई एक्स और आई वाई, ये जो दो एक्सिस होते हैं इसके अबाउट आप टर्न कर सकते हैं और y के अबाउट टर्न कर सकते हैं। आई एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल होता है, आई जेड के इक्वल होता है। सर आई एक्स नहीं पता है, ऑब्वियसली नहीं पता है, y भी नहीं पता है सर, लेकिन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, आई जेड, और आई जेड कितना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है, इससे पास करने वाला और परपेंडिकुलर टू द प्लेन किसके इक्वल होता है, एम ए स्क्वायर बाय 6। अब कोई रीजन नहीं कि आई एक्स और आई वाई डिफरेंट हो, बाय सिमेट्री आई एक्स और आई वाई क्या होंगे, सेम होंगे,
और ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो iz/2 बनेगी। तो इस वैल्यू को बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m²/12। क्लियर? तो ix और iy आपका m²/12 आया। अब अगर ix देखें तो ix ध्यान से देखिए एक ऐसी लाइन है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और a प्राइम एक ऐसी लाइन है जो उससे 45 से पैरेलल है, और जो साइड होती है, जो डायगोनल होता है, उसके आधे डिस्टेंस से पास कर रहे हैं। तो क्या बच्चे यहाँ पे डी दिखता है आपको? यस सर। तो क्या ए प्राइम और x के बीच में पैरेलल है सर? लग सकता है। तो आई ए प्राइम इज इक्वल टू ICM प्लस MD², ये पढ़ा है हमने। तो IX प्लस MD², IX कितना होगा बच्चे, वो आपने निकाला हुआ है, MA²/12। MD² कितना होगा, M इंटू डी की वैल्यू बच्चे बताना, अगर ये A है, ये है, तो A/√2 और A√2 का हाफ, तो A/√2 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा MA²/12 प्लस MA²/2। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7MA²/12 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। किस एक्सिस के अबाउट ए प्राइम। तो हमने जो पॉइंट्स थे बेटा कवर किए और देखा यहाँ पर कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बिल्कुल इतना दूर ही होता है कि कोई भी आई आप निकालें चाहे किस भी एक्सिस के अबाउट, उसको आप शांति से m² के इक्वल लिख दें। तो k² विल बी लाइक IA प्राइम डिवाइड बाय m। तो IA प्राइम बच्चे कितना है, 7MA²/12। m से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू सिंपल से A√7/12 आएगी। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? एनी डाउट? मेरे टाइम को सेव करने के लिए मैं आपके आईपैड पे ही मीटिंग ले रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है। Sir, I didn't get why you took a square plus तो आप b मेरे से square डिस्कस कर in सकते the rectangle. हैं। यस, I didn't get why you took a square plus b square in the rectangle m square. you have to remember it beta, it's a simple for rectangular plate। अगर आपके इसको रेक्टेंगुलर प्लेट है, ओके, one side is A, second side is B, then moment of inertia about axis passing through center and perpendicular to the plane will be like IZ equal to m/12 into A² plus B²। Done? The standard result, इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे कोर्स में बच्चे, ये हमें सिंपली याद रखना है। क्लियर? Yes. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा है, आप यहाँ पे एक, मैं आपकी हेल्प के लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये बच्चे आपने रेक्टेंगुलर प्लेट ली यहाँ पर, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस कितना था, I0 था। तो एक ऐसी एक्सिस बच्चे जो उसके एंड से पास करे, ठीक, एक ऐसी एक्सिस जो उसके एंड से पास करे, उसका नाम अगर बच्चे में ए प्राइम रखता हूं, तो क्या बच्चे आप मुझे आई ए प्राइम की वैल्यू बता सकते हैं? यहाँ पे ये स्क्वायर शेप है, और आई ए प्राइम की वैल्यू बच्चे इस केस में क्या होगी? You have to apply both parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Clear? You can also find the radius of gyration about this point. Let's say mass of this body is m.
सी लेट्स से स्क्वायर का साइड बच्चे में अगर a अज्यूम कर लेता हूं, if I assume that side length of square is a, then I naught will be like m means mass of the square plate into a square by 6. ये बच्चे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना। आप बच्चे का दो लाइंस लीजिए, ये एक लाइन दिख रही है आपको जो सेंटर से पास कर रही है, एक दूसरी लाइन, इसको x बोलिए और इसको y बोलिए। क्लियर? तो सिंपल सा बच्चे यहाँ पे क्लियर है कि ix प्लस iy अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर थ्योरम दैट मस्ट बी इक्वल टू iz। iz जो कि आपका है यहाँ पर, तो ये वैल्यू ma स्क्वायर बाय 6i, और आप ix और iy को अगर सेम लिख लें बाय सिमेट्री, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगा, ma स्क्वायर बाय 12। दोनों सेम आएंगे। क्लियर? अब अगर आपको एक ऐसे एक्सिस जो कि सेंटर मास से पास करे, उसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है, तो उसके पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल सकते हैं ना। तो आई ए प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, आई वाई दैट इज आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है बच्चे, अगर टोटल लेंथ ए थी तो ये a by 2 आ गया, तो एम ए by 2 का होल स्क्वायर। आई वाई किसके इक्वल हो गया बच्चे, एम ए स्क्वायर बाय 12, एम ए स्क्वायर बाय 4, 3 एम ए स्क्वायर बाय 12, एम ए स्क्वायर बाय 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए प्राइम आया। लेकिन बच्चे आप बोलोगे सर ये तो हमें बताया नहीं गया था। आप एम ए स्क्वायर की वैल्यू 6 आई नॉट लिख सकते हो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 आई नॉट डिवाइड बाय 3 और 2 आई नॉट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए प्राइम कितना हो जाएगा, 2 आई नॉट। और अगर वो के पूछे तो आप चुपचाप इसे प्यार से एम के स्क्वायर लिख दीजिए, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आई नॉट बाय एम, एंड के इक्वल टू अंडर रूट 2 आई नॉट बाय एम। दिस इज क्लियर? D2, any doubt? Any doubt in D2? Discussion 2? Aditya, Om, Dhyani, Jinay, Kavita, Krisha. Sir, how did you take ix equal to iy? This question asked by Yash. Yes. Yash? Yes, sir. Okay. Om, can you explain how can we judge Ix equal to Iy in this case? Sir, moment of inertia about both are same. Both axes. Okay. You can say in better word, mass distribution is about X and Y is similar. Okay. In case of a square, both axes are same. Then Ix must be equal to Iy. Clear, Yash? Yes, sir. Okay. Now come to the next discussion, D3. Next discussion बेटा कि मैं आपसे पूछूं, बहुत सिंपल सा है। Kinetic energy of a rigid body in a general motion. Okay? जनरल मोशन बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ rigid बॉडी बेटा मैं आपसे पूछूं क्या होगी, तो स्ट्रेट है बच्चे डिस्कशन कि आपने बच्चे यहाँ पे एक रॉड रखी। ओके, इस रॉड को बच्चे अगर आप यहाँ पे रखते हो और लेट्स से बाय सम हैमर या सम थिंग आप उसको यहाँ पे हिट करते हो, जब आप इसको यहाँ पे हिट करोगे तो बताना क्या होगा, सर ड्यू टू दिस फोर्स this center will gain some forward velocity and all it will give some rotational motion. The difference thing, this body has two motion. अगर आप देखोगे तो उनको इंडिपेंडेंटली लिख सकते हो। एक मोशन उसके पास कौन सा होगा बच्चे, ट्रांसलेटरी वाला, क्लियर, और सेकेंड मोशन कौन सा होगा बच्चे, रोटेशनल वाला। सर ट्रांसलेटरी मोशन में we assume that all particles are moving with same velocity, that is the velocity of center of mass, clear, and rotational motion we assume the center of mass is fixed, and this body is rotating about center of mass
लेट्स से स्पीड ऑफ दिस इज L/2 ओमेगा, जितना दूर होगा उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, और इस साइड आएंगे बच्चे तो L/2 ओमेगा। क्लियर? एनी डाउट? The kinetic energy associated with this motion will be like half mv square, हम ऐसे बोलते हैं, and kinetic energy with rotational is half I omega square. But do it in refined way, kinetic energy in first case will be like half mvcm square, and rotational energy in second part will be half ICM omega square. This is also called Charles theorem. Charles के according you can divide the motion into two perpendicular but simultaneous and completely independent motion. Done है? चलिए आंसर दीजिएगा बच्चे। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि से यहाँ पे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ली बच्चे आपने यहाँ पर, या आप इस तरीके से यहाँ पर एक डिस्क लेते हैं या स्फीयर ले लिया बच्चे आपने, दिख रहा है? स्फीयर के लिए ये मान के चलना बच्चे हॉलो स्फीयर है ना, गड़बड़ मत करना, हॉलो स्फीयर है। इसकी सेंटर की वेलोसिटी बच्चे कितनी है? v, और इसका ओमेगा कितना है बच्चे? v/2r। हॉलो स्फीयर है, अगर मास m है तो बताइए बच्चे फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हॉलो स्फीयर। ठीक, ट्राई करिए, आंसर आप चैट में दे सकते हैं। Yes, you can tell the answer in voice. मैं चैट को नहीं देख पा रहा हूँ, जल्दी से बताना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी अगर आप केवल इसके ओमेगा को यहाँ पे एलिमिनेट कर दो तो ईच पार्टिकल विल हैव सेम वेलोसिटी, and due to translatory motion you will say kinetic energy of the body is basically half mvcm square. You know very well this is the center mass, and center mass cannot rotate, it is just moving in forward direction, and kinetic energy associated with this motion is half mv square. Done? Now think, अगर मैं यहाँ से v हटा दूं, सिंपल है ना, एक वर्ड नहीं यूज करते nail it, इसको यहाँ पे फिक्स कर दो। अगर तुम इसको यहाँ पे फिक्स कर दोगे तो each particle will turn about this point and kinetic energy will be associated with the rotational motion about moving x, rotational motion about the fixed axis. तो half ICM omega square. Done? आपने बहुत अच्छे से relative motion पढ़ा है। If you come into the frame of center of mass, अब center of mass की तरह सोचो तो आप रुक जाओगे और केवल घूमोगे। तो center mass के frame में this is your energy, okay? और ग्राउंड के फ्रेम में दोनों एनर्जी हाफ ICM। अब मुझे बताएगा हॉलो स्फीयर का I कितना होता था? तो 2/3 mr स्क्वायर। ओमेगा इज सिंपली v स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। डन? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ओमेगा इज इक्वल टू v/2r। आंसर बच्चे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, हाफ mv स्क्वायर प्लस 2/3 r स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। आप इस वैल्यू को बच्चे क्या लिख सकते हैं? 1/2 आप एज इट इज लिखे रहने दो, mv स्क्वायर लिखे रहने दो, 1/2 mv स्क्वायर, 2/12 and 2/12 is simply 1/6। half mv square आप कॉमन लेना, 1 plus 1/6 is 7/6 and 7/14 mv square।
ना 7/12 mv square. Done. Any doubt? Okay. Now एक छोटा सा डिस्कशन बच्चे, हमारा ये काइनेटिक एनर्जी वाला डिस्कशन चल रहा था. आप मुझे एक पॉइंट बताएंगे बच्चे एग्जांपल में, अगर ये व्हील आपका इस तरीके से रोटेट करता हुआ जा रहा है, लेट्स से मैं डिस्क लेता हूँ, डिस्क दिख रही है आपको, और ये प्लेन बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज x, दिस इज y एंड आउटवर्ड वेक्टर इज z, जो हमारी कॉपी जिसमें आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होगे, द वेक्टर out of towards your eyes is z. Done. Now see here, if velocity of this point is v and this is rotating with omega, and omega is simply 3v by r. Okay, it's like this only, and r is the radius of the disk. Clear? I'm asking very simple questions. First, write omega vector, write velocity of center of mass vector. Okay, now let's say this point is A, this point is B, and this point is D. This is center. Okay, you have to write the velocity of A with respect to the center of mass. You have to write the velocity of B with respect to the center of mass. You have to write the velocity of D with respect to the center of mass. Okay, like this, and then you have to solve velocity of A, velocity of B, velocity of C. Okay, total 8 terms are there. You have to write them. Then try. Can you tell me what is the vector of omega? Omega simple होता है, omega जैसे turn कर रहा है, ठीक है? Think it like as a cap of the bottle. अब अगर आप omega को आप ऐसे किसी body को इस direction में turn करोगे, तो it will produce some axial motion. तो अगर omega ऐसा होगा, ऐसे turn करोगे, तो it will go inside. तो omega vector will be like omega minus k cap. Done? Is it clear? अगर ऐसा होता तो ओमेगा प्लस के कैप होता. आप ऐसे भी सोच सकते हैं टर्म्स ऑफ थंब रूल. सी जैसे आपका ये टर्न किया, ओके, वैसे राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करिए, तो थंब के इधर पॉइंटेड होगा इनवर्ड. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. क्लियर? ओमेगा माइनस के कैप. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास? यू विल से सेंटर मास मूविंग टुवर्ड्स राइट with some velocity v, and towards right you have to associate some direction with it. That is vi cap. Done. Can you tell me what is the velocity of A with respect to center of mass? क्या बच्चे आप मुझे बता पाओगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में A का मोशन कैसा होगा? रिमेंबर, A और C फिक्स होगा. अगर मैं पूछूं बच्चे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फिक्स है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज पॉसिबल? एनी टाइप. तो वैसे अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा, तो आपका मोशन केवल कैसा हो सकता है? सर्कुलर. रिमेंबर, the velocity of A with respect to the center of mass will be like omega cross r. This was the velocity in the case of circular motion. The omega minus k cap, okay, plus with respect to this point, position vector is r j cap. This is r j cap. Clear? So can you find the value of, अगर मैं इस चीज को यहाँ से बेटा रब करूं, तो मुझे बताओगे VSCM कितना हो जाएगा? Tell me. Omega r
minus k cross j. Minus k cross j is simply j cross k, and j cross k is I cap. So omega r I cap. Is it clear? Velocity of A as seen by center mass will be in this direction. It is quite obvious. अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो इधर ही तो जाएगा ना. चल जल्दी से बताना velocity of B with respect to center mass क्या होगा? सर ये बहुत सिंपल है. B की velocity center mass के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड होगी. तो आप चुपचाप इसे कितना लिख सकते हो? ओमेगा r minus I cap. Velocity of D with respect to the center mass कितना होगा? सेंटर मास के हिसाब से D डाउनवर्ड जा रहा होगा. तो वैल्यू हो जाएगी ओमेगा r minus J cap. Clear? Clear? Or you know it very well, velocity of A with respect to the center of mass by the concept of relative motion can be written as VA equal to VA minus VCM. So VA with respect to the center of mass is omega RI cap. VA is equal to omega RI cap plus VCM. You will say omega R plus V I cap. This is the velocity of A. Done? Done? Now tell me, क्या वेलोसिटी होगी ए की? तो आप बिल्कुल देसी भाषा में बोलोगे सर आगे भागने की v होगी और घूमने की आगे की तरफ r ओमेगा होगी. और r ओमेगा कितना है बच्चे यहाँ पर? 3v. तो r ओमेगा अगर 3v है तो यहाँ पर 3v. तो सबसे तेज कौन सा पार्टिकल चल रहा होगा इस तरह के मोशन में जैसा है? सब 4v. दिस इज द फास्टेस्ट पार्टिकल. ओके, सेंटर पे होगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे? सेंटर के पास रोटेशन पॉसिबल नहीं है v. And what is the velocity of lowermost point? For lowermost point, you will say you will go forward with v and go backward with 3v. Sir, how is it possible? So 3 आपने r omega लिखना है ना? या चेक करो r omega की वैल्यू कितनी आएगी? So r omega is simply 3v. तो r omega is 3v. तो आप v से आगे जाओगे, 3v से पीछे जाओगे. तो lowermost point की velocity बच्चे कितनी होगी? 2v backward. Done? Is this clear? तो जब भी आप किसी इस तरह के मोशन की बात करेंगे तो आपके पास बच्चे टोटल कितने वेलोसिटीज होंगी? वैसे से यहाँ पे टोटल मेरे पास 2 वेलोसिटीज होंगी, एक भागने की और एक टर्न करने की. डन? एनी डाउट? और if somebody asks her what is the kinetic energy, you will simply say half mv square plus half ICM omega. Omega is 3v by r whole square. Done? क्लियर? चलो मुझे इसका आंसर बताना बच्चा. सिंपल सा है. एक आपने बच्चे यहाँ पे एक रॉड ली. ओके, लेट्स से रॉड की मैं मास 6 kg मान लेता हूँ और इस पॉइंट की स्पीड बच्चे में 4 मीटर पर सेकंड अज्यूम करता हूँ और लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड बच्चे में 2 मीटर पर सेकंड अज्यूम करता हूँ. देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड. Find the kinetic energy of the rod. Try. Nothing else. कुछ और नहीं दिया गया. That's it. Just उन्होंने बोला है कि रॉड जो है बच्चों कैसी है? यूनिफॉर्म रॉड है. ठीक है? ओके, तो यू नो इट वेरी वेल कि ट्रांसलेटरी तो नहीं हो सकता है. ट्रांसलेटरी तो सबकी वेलोसिटी सेम होती है. सर रोटेशनल में नहीं हो सकता है. प्योर रोटेशनल अगर प्योर होता तो आपका एक पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है. अगर इसकी 4 है और इसकी 2 है तो 0 तो कहीं नहीं हो सकता है ना? बॉडी पे तो एटलीस्ट नहीं हो सकता. जब आप इस क्वेश्चन को बेटा स्टार्ट करेंगे, देयर इज वन थ्योरम इन इंजीनियरिंग दैट इज कॉल्ड चार्ल्स थ्योरम. चार्ल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है, बहुत सिंपल से ध्यान रखना कि any complex motion can be resolved. Any complex motion of rigid body can be resolved into 2 simultaneous but completely independent motions. ठीक है? तो ये मैं मान सकता हूँ ये ट्रांसलेटरी में आगे जा रहा होगा. मुझे नहीं पता ये वेलोसिटी कितनी है,
लेट्स इसको प्यार से मैं वी नॉट बोल दूं, और रोटेशनल के लिए बच्चे मैंने ओमेगा अज्यूम किया। डन ना, यू नो इट वेरी वेल कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये आगे भी जा रहा होगा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर, सी विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर this will rotate, with respect to center, this will rotate with r omega. So it will have one more velocity in this direction by r omega, and with respect to the center, it is a distance L by 2. The extra speed will be V naught plus L omega by 2. Now tell me, what is the value of V naught plus L omega by 2? This is, they are saying this value is basically 4. So V naught plus L omega by 2 is 4. Done. Now for this point, you have forward velocity V naught. But with respect to the center of mass, center mass को fix करोगे, if you are fixing this, then upper part is moving in forward direction, lower part is moving in backward direction. It will have a backward velocity of below L omega by 2. Then for lowermost velocity, they are saying it has 2 meter per second, and I am saying it is the resultant of V naught and L omega by 2, but these are opposite vectors. So V naught minus L omega by 2 is 2. Done, beta. Add them. 2 V naught equal to 6 and V naught equal to 3. Done. And L omega is equal to L omega by 2 is equal to V naught minus 4. So L omega by 2 equal to 4 minus V naught. So 4 minus V naught, that is 1. So according to them, L omega by 2 equal to 1 and omega equal to 2 by L. Done. Now they are asking what is the answer about kinetic energy. The kinetic energy will have two expressions. Okay. One expression is related to this blue vector. Done. That is half mv naught square. Half. Let's say mass of this body is m, and v naught square. And moment of inertia about center mass. Tell. Moment of inertia about of rod about axis passing through center of mass and perpendicular to the linear axis जो rod की axis से 90 डिग्री पर हो, तो कितना आता है बच्चे? हाफ I m L square by 12 into omega square, and omega is 4 by L square. Okay, this answer is simply half mv naught square plus L square cancel, 4 3 1 by 6, so 1 by 6 m and v naught is equal to 3 square, so v naught is equal to 9. V naught square is 9, so 1 by 6 m, this value is 4.5 m, simply 9 m by 2 plus m by 6. You know the value of mass is 6 kg, so 9 into 6 by 2 plus 1, this value will be like 328 joules. This is clear. This is about the speed of body. Kinetic energy of the body in general motion. And next, D4. Sometimes they also ask about the acceleration of the particle. It is rare, but they may ask. See, if this body is rotating on, rolling on some horizontal, its acceleration may have, its center may have some acceleration, A. और ये भी पॉसिबल है कि सर ये जो बॉडी आपने ली है सर, इट हैज सम एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है. बेसिकली दैट 2 पॉइंट्स. अगर आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इफ इट इज वेरिएबल यू विल गेट सम एक्सेलरेशन. यू कैन से ए और एसीएम. ओके, बेसिकली एसीएम लिखेंगे तो बेटर होगा. और कैन वी से ओमेगा भी वेरिएबल होगा? यस सर, इट हो सकता है उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही हो, तो डी ओमेगा बाय dt इज अल्फा. नाउ if they ask about what is the acceleration of A point, simple A point. Now, right, मैं आपको एक simple से trick दे रहा हूँ. अगर एग्जाम में acceleration पे क्वेश्चन, it is rare, पर आए तो कैसे करना है? The acceleration of A, subtract ACM from it and add ACM. Done. Now, what is the purpose of this step? This is ACM. This is acceleration of A with respect to the center of mass. Done. Clear? Done. Acceleration of A with respect to the center of mass.
center of mass may have some acceleration. We don't know what is the exact value of this acceleration of A with respect to center of mass. अब आज बात हुई है, अच्छे से ध्यान रखना. This is center, and in any case, with respect to the center, A will move at fixed distance. A will move at fixed distance. A will move at, so that means its path is circular. और सेंटर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का, सेंटर के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते थे, वहां दो टर्म आते थे. One was radial acceleration and second was tangential acceleration. What was the value of radial acceleration? That value was v square by r towards center. V square by r towards center. Tangential acceleration was r alpha along tangent. Keep it simple. Don't worry कैसे आ रहा है, लिखो इसे. अब v square by r अब देखोगे अच्छे से, तो सर सेंटर मास का एक्सेलरेशन कुछ हो सकता है. यस सर, टेक्निकली अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए आई कैप आया, आर अल्फा इट माइट पॉसिबल, तो ये आर अल्फा आई कैप आएगा. And what is the value of centripetal acceleration? That is towards center. Towards center for A will be in downward direction. That is v square by r minus j cap. Clear? So it will have, first you will say two components, ACM and acceleration of A with respect to center of mass. Second, acceleration of A with respect to center of mass के दो component होंगे. तो simple R, T and center of mass. R, T and center of mass. And then फिर आप उसे add करिए. You have to add three things. Done? अगर एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे आपको दिया जाए, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन कि भाई मेरे पास एक डिस्क है, आई हैव अ डिस्क, ठीक है, I have a disk and it is accelerated in this direction and it is following pure rolling. You know very well what is the meaning of pure rolling. If this is in pure rolling motion, can you tell me the acceleration of A, topmost point? You cannot say always at this moment. Okay, what is the acceleration of point A? तो आप बोलोगे सर इसके तीन कंपोनेंट होंगे. डन. फर्स्ट इज ए आई कैप, सेकेंड इज आर अल्फा along tangent, आर अल्फा आई कैप. डन. if it is one in this, and second is v square by r or r omega square in minus j cap. Is this clear? So it will have two acceleration. सर एक आपके पास बच्चे क्या आ गया, आर अल्फा आ जाएगा, एक ए आई आ जाएगा और एक आर ओमेगा स्क्वायर माइनस जे कैप. क्लियर? प्योर रोलिंग के केस में बहुत सिंपल है कि ए और आर अल्फा क्या होंगे बच्चे, आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम वैल्यू होगी. प्योर एक्सेलरेशन रोलिंग में ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो आपके वैल्यू कितने रहेगी, 2 आर अल्फा आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप. डन. This is clear? Next. तो ये बच्चे हमने D4 की बात करी. सेकेंड डिस्कशन अगर मैं बात करूं बहुत स्ट्रेट, अगर प्योर रोलिंग का डिस्कशन बच्चे यहाँ पे आता है, व्हाट डू मीन बाय प्योर रोलिंग? प्योर रोलिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना. लेट्स से दिस इज योर बॉडी व्हिच इज इन प्योर रोलिंग मोशन. Is center velocity is v1, omega is the angular speed about center, and lower point is v2. If they use a word pure rolling, okay, pure rolling means if there are 2 points in contact, if the 2 points of contact, see here, इसको zoom करो, तो जो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है बच्चे, इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, इसके आगे बढ़ने की v1 ड्यू टू रोटेशन बैकवर्ड होगी r ओमेगा, लेट्स से radius is r omega, and the lower most point that is on Planck, it has velocity of v2. Okay, now there are 2 points in touch, one on the round shaped body
it has forward velocity of v1 minus r omega, and for the point on plant, it has velocity of v2. Now, what do you mean by pure rolling? So at pure rolling, you will say there is no sliding at any contact point, though it may have one contact point, और अगर इसके ऊपर ही plank रख देंगे तो it will have two contact points. Okay, the no sliding at any contact point. So नहीं sliding है, that means v1 minus r omega is equal to क्या होगा? v2. Now v1 minus r omega is v2. You don't have to mug up all the result. Simple. For ground, अगर ground आएगा बच्चे, तो ground के केस में क्या हो जाएगा? Lower plank जो है वो fixed हो गया, तो v2 will be 0. Then what will you say? The velocity of center or omega, v1 will be equal to r omega. Okay. So for ground, v is equal to r omega and a equal to r alpha. But if you are rolling on some moving surface, that you cannot directly apply v equal to r omega. Okay, you have to make some correction in it. These discussions are clear. This class for revision and general review for the discussion. जैसे मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, it's not like this. काफी similar है, सारे concept हमने पढ़े, थोड़ी सी mature approach ली है. रोलिंग वहां पे बच्चे मैंने सबसे लास्ट से पढ़ाया था, और यहाँ पे रोलिंग मैंने आपको पहले पढ़ाया, क्योंकि आपको ये क्लैरिटीज हैं. ओके, तो इसमें मैं इतना ही रख रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में आपको अनाउंस करूंगा, तो विल कवर इट. विल हैव डिटेल्ड डिस्कशन. जितनी प्रॉब्लम्स रोटेशन में आ सकती है सारी कवर होंगी. ओके.